हे एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रीइंकार्नेटेड सेंसेई। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में। अब तक तो हम सभी ने ये देख ही लिया है कि जिन्हों एक सीक्रेट क्वेस्ट में जाता है जहां उसे मोनार्च ऑफ द शैडो की टाइटल मिलती है और अब उसके पास आर्मी ऑफ द शैडो वॉरियर्स हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हों सोया हुआ है। तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है और बोलती है समय देखो कितना हो गया, और उसे याद दिलाते हुए कहती है कि उसका आज पेरेंट टीचर मीटिंग है और वो समय से पहले आ जाए। जिन्हों कहता है तुम टेंशन मत लो, हम समय पे आ जाएंगे। स्कूल जाने से पहले जिन्हों एक बैंक विजिट करता है क्योंकि उसे एक न्यू डेबिट कार्ड चाहिए होता है। वहाँ बैंक की क्लर्क उसका अकाउंट बैलेंस देख के शॉक हो जाती है, 1.4 बिलियन। इसके बाद वो उसे पूछती है कि सर आप काम क्या करते हैं, जिसमें जिन्हों कहता है कि मैं एक हंटर हूँ। फिर वो क्लर्क सोचती है कि शायद ये कोई बड़ा लेवल का हंटर है, इसलिए इसके पास इतने पैसे हैं। स्कूल पहुंचने के बाद जीना उसे देख हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या यही मेरा भाई है जो कि एकदम हैंडसम दिख रहा है। जिना उसे चिढ़ाते हुए कहती है तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसे सेट कर दूंगी। फिर जिन्हों जिना का गाल खींचते हुए कहता है चुप हो जाओ तुम। और अब जिन्हों जिना की टीचर से मिलता है। जिना की टीचर बताती है कि इसके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं और आगे ये हेल्थ साइंस पढ़ना चाहती है। फिर वो टीचर जिन्हों से पूछती है कि अगर तुम्हारी बहन हंटर बनना चाहे तो तुम उसे हंटर बनने दोगे, जिसमें जिन्हों साफ मना कर देता है। फिर वो टीचर जिन्हों की मदद मांगते हुए कहती है कि हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम हान सोंगी है और वो तुम्हारी बहन की बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो अब स्कूल स्किप करके रेड्स पे जाती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तो एक हंटर होने के नाते क्या तुम उसे समझा सकते हो कि वो अभी स्कूल स्किप ना करे, जिसमें जिन्हों मान जाता है। मीटिंग से निकलने के बाद जिन्हों सोचता है कि क्या ये वही लड़की तो नहीं जो हमारे साथ रेड में गई थी। फिर हम देखते हैं जिन्हों उस लड़की से मिलता है और उसे कहता है कि तुम तो एक ई रैंक हंटर हो और तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि तुम खुले हाथों से उन मॉन्स्टर्स को हरा सको। फिर हान सुंगी बोलती है कि तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो, जिसके बाद जिन्हों उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ। और जिन्हों का एहसास होता है कि वो भी उसी की तरह बहुत जिद्दी है। फिर हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआंग डोंसू आता है और उसे पिक करने आता है जिनचुल। जिनचुल उससे पूछता है कि तुम कब तक कोरिया में रहने का सोचे हो, जिसमें वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अपना बिजनेस खत्म करके तुरंत ही चला जाऊंगा। जिनचुल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बिजनेस जिन्हू और योनो से तो नहीं, जिसे सुनने के बाद डोंसू कहता है कि तुम टेंशन मत लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हू हानसोंगी को लेकर एक रेड पे गया हुआ है जहां उसकी मुलाकात व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ मैनेजर से होती है। और हमें पता चलता है कि जिन्हू ने उस मेंबर को कॉल किया था ताकि वो रेड में जा सके। फिर वो गिल्ड मेंबर बताते हैं कि इस डंजन के अपीयर होते ही वहाँ की 80% पॉपुलेशन वहाँ से निकल चुकी है, जिसके कारण रेड करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और हम देखते हैं कि कुछ हाई लेवल हंटर्स भी उन रेड में पार्टिसिपेट करने आए हैं, जिसमें एक ए रैंक का हंटर भी होता है जिसका नाम किम्च है और वही इस टीम का लीडर है। और सभी को मिला के टोटल 14 हंटर्स हैं जो कि इस रेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी हंटर्स एक एक करके डंजन के अंदर चले जाते हैं। फिर जैसे ही जिन्हों डंजन के अंदर कदम रखता है वो ब्लू गेट तुरंत ही एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देख वहाँ के सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही व्हाइट टाइगर गिल्ड के ऑफिस में कॉल करके ये सभी बातें उन्हें बता देते हैं। जिसे सुनने के बाद बैक योनो, एक एस रैंक का हंटर और व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर, बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये रेड गेट यहाँ कैसे अपीयर हो गया। फिर हम डॉन्सू को देखते हैं जो कि जिनचुल के साथ एक कार में होता है। जिनचुल उसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, जिसमें डॉन्सू कहता है मुझे उस डंजन में ले चलो जहाँ जिन्हू गया है। जिसे सुनने के बाद जिनचुल मना नहीं कर पाता और उसे वहाँ ले जाता है। और वहाँ हम देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर बैक योनो भी वहाँ पे आए हुए हैं। डॉन्सू को वहाँ आता देख बैक योनो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहा है बे, जिसे सुन डॉन्सू कहता है माइंड योर ओन बिजनेस बीस्ट। और अब हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मेंबर्स हैरान हैं कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या है। तभी एक एरो आता है और एक हंटर को मार गिराता है और दूसरा एरो हान सोंगी की तरफ आता है जिसे जिन्हू अपने हाथों से पकड़ तोड़ देता है। और हम देखते हैं कुछ फ्रॉस्ट एल्फ्स उनकी ओर तीर से हमला कर रहे थे। और अब हम देखते हैं उनका टीम लीडर केम्स उन सभी लो रैंक के हंटर को एक तरफ कर देता है और सभी पावरफुल हंटर्स को अपने साइड रख के एक टीम बनाकर आगे निकल जाता है। उन हंटर्स की टीम में एक लड़की भी होती है जो कि एक पावरफुल मेज है, जो केम्स के टीम को छोड़कर जिन्हू के टीम में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिन्हू के साथ रहने पे उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है। जिन्हू केम्स की पाथ को ना चूज कर खुद का दूसरा पाथ चूज करता है। कुछ दूर चलने के बाद बाकी सभी मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है और खुद जिन्हू को भी,
जिसके कारण जिन्वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ गर्म कपड़े निकालता है और उन सभी को दे देता है, जिसे देख बाकी के तीनों हंटर्स शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो एक हाई लेवल स्किल है, ये ई रैंक का हंटर इतनी आसानी से कैसे इसे यूज कर सकता है। और तभी अचानक उनका मुकाबला होता है एक बहुत ही पावरफुल आइस बियर से, जो उनकी ओर तुरंत ही अटैक कर देता है। जिसे देखते ही जिन्वो सोचता है कि अब होगा मेरा असली लेवल अप, और वो उस आइस बियर को एक ही पंच में मार देता है। जिसे देख बाकी के सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सच में ई रैंक का हंटर है। और अब वे सभी उस आइस बियर को पकाकर खाने लगते हैं। और फिर जिन्वो बोलता है कि मेरा पेट भर चुका, अब मैं आता हूँ कुछ वर्कआउट करके। फिर जिन्वो उस आइस बियर के केव के पास पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात बहुत सारे आइस बियर से होती है। जिसे देखने के बाद जिन्वो बोलता है कि अब हमारी टक्कर बराबरी की होगी, और अपने शैडो आर्मी को समन करता है। जिन्वो उन सभी सोल्जर्स को कहता है फाइट फॉर योर किंग। तभी वो सभी सोल्जर्स उस आइस बियर्स के कॉलोनी पर टूट पड़ते हैं। इन दोनों के बीच का मुकाबला काफी टक्कर का होता है, जिसके वजह से जिन्वो के कुछ सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं और उन्हें फिर से रीजनरेट करने के लिए जिन्वो को एक्स्ट्रा माना देना पड़ रहा होता है, जिसके वजह से जिन्वो का माना बहुत कम हो रहा होता है। लेकिन जैसे तैसे जिन्वो के सभी सोल्जर्स उन सभी पोलर बियर को आसानी से मार देते हैं। उन सभी आइस बियर्स के मरने के बाद उस केव से एक बहुत जोर की गुर्राहट आती है और हम देखते हैं उन सभी आइस बियर्स का राजा बाहर आता है। जिसे देख जिन्वो पूछता है कि क्या तुम ही हो इस पैक के लीडर। जिसे सुनने के बाद वो बड़ा सा भालू जिन्वो की ओर अटैक करता है और जिन्वो समन करता है नाइट कमांडर इग्रिस को, और उस आइस बियर के लीडर को मारने का ऑर्डर देता है। लड़ाई के दौरान जिन्वो उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर सोचता है कि अगर मैंने उस दिन स्वॉर्ड से फाइट की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। फिर इग्रिस अपने स्वॉर्ड स्किल को दिखाते हुए उस पोलर बियर को बहुत ही आसानी से हराकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। काम पूरा होने के बाद वो जिन्वो के पास आता है और अपने घुटनों में बैठ जाता है। जिसे देख जिन्वो कहता है गुड वर्क माय नाइट। और अब हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कितना समय हो चुका, जिसमें उसका सेक्रेटरी कहता है कि यहाँ के हिसाब से 3 घंटे और डंजन के अंदर के हिसाब से 3 दिन बीत चुके हैं। जिसे सुन बैक यनो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। और अब हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केम्स को छोड़कर उसके सभी टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। फिर केम्स वहाँ से भागने लगता है और वे सभी आइस एल्फ्स उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आगे जाकर अपने टीम से मिलेगा और वे उन सभी को मार देंगे। और अब हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ डोनसू और बेक के बीच बहस हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जिसे देख जिनचुल उन्हें रोक लेता है। और अब हम देखते हैं कि केम्स जिन्वो की टीम के पास भागा भागा आता है और उन्हें आराम से बैठकर खाते देख उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी ने मुझे धोखा दिया है। तुम सभी ने मिलकर सारे इक्विपमेंट्स पहले ही छुपा दिए थे ताकि हमारी टीम आगे जाए और मारी जाए। और उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हें पहले से सब पता था, तुम जानती थी कि हम आगे जाएंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है। और सभी के सभी इक्विपमेंट्स तुम लोगों के पास थे, इसलिए तुमने आसानी से टीम स्विच कर ली। फिर वहाँ जिन्वो आता है और कहता है चुप हो जाओ, तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पे लाए हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम हाई लेवल हंटर्स और लो लेवल हंटर्स के बीच भेदभाव नहीं करते और सभी को साथ में लेकर चलते तो शायद तुम्हारी टीम्स आज जिंदा होती। फिर जिन्वो घूम कर बोलता है खुद को छिपाना बंद कर दो, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को आसानी से फील कर सकता हूँ। और अब हम देखते हैं कि एक आइस एल्फ घोड़े पे सवार जिन्वो के सामने आता है। और अब हम देखते हैं कि वो घोड़े पर सवार एल्फ अपने साथी से कुछ कह रहा होता है कि तभी जिन्वो अपना डैगर निकालता है और उसके साथी का सर धड़ से अलग कर देता है। और जिन्वो कहता है और कुछ बोलना है तुम्हें। जिसे देख वो एल्फ बोलता है हाउ अम्यूजिंग। फिर वो एल्फ जिन्वो से बोलता है कि तुम इन इंसानों के बीच कर क्या रहे हो, तुम तो खुद एक इंसान नहीं हो। फिर वो एल्फ जिन्वो को एक ऑफर देना चाहता है और वो बोलते बोलते बार बार अटक जा रहा होता है, जिसके बाद जिन्वो उसे बोलता है आई डिक्लाइन। जिसके बाद वो एल्फ बोलता है कि क्या तुम मेरी आर्मी का सामना खुद अकेले करोगे। और उसके बाद जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और कहता है अकेला, और वो भी मैं। जिसे देखने के बाद जिन्वो के सभी टीम मेंबर्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इन एल्फ्स और इन डार्क आर्मी की लड़ाई के बीच वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जिन्वो अपने डैगर से उस एल्फ की ओर अटैक करता है, जिसे वो एल्फ अपनी डैगर से बड़ी ही आसानी से रोक लेता है और जिन्वो को पीछे ढकेलते हुए कहता है मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैं लड़ाई के लिए इतना एक्साइटेड कब हुआ था। और अब उन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है। इसी बीच किम्च पीछे से जिन्वो पर अटैक कर देता है और जिन्वो बोलता है तुम नहीं सुधर सकते और उसे अपनी शैडो आर्मी से मरवा देता है।
ये सब वो एल्फ देखता है और बोलता है, क्या नज़ारा है, पर ये तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती जिन्वू। और अब हम देखते हैं कि जिन्वू किम्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे आयरन नाम देता है। आयरन अपने नॉर्मल हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि उसके एग्रेशन को दिखा रही होती है। और अब आयरन उन सभी एल्फ्स पे टूट पड़ता है, जिसके बाद जिन्वू अपना डैगर निकालता है और उस एल्फ के हाथ में घुसा देता है। जिसके बाद वो एल्फ चिल्लाकर बोलता है, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, और फिर जिन्वू पर अटैक कर देता है। अब जिन्वू अपने डैगर पे कमांडर टच का यूज़ करके उस एल्फ की ओर अटैक करता है, जिसे वो एल्फ अपने डैगर से ब्लॉक करता है। लेकिन जिन्वू का अटैक इतना पावरफुल था कि उसका डैगर टूट जाता है, जिसके बाद वो एल्फ घायल हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फाइट बहुत ही इंटेंस होती है। इसी बीच वो एल्फ जिन्वू का एक हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा, कौन हूं मैं? मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। इतना बोलते ही वो जिन्वू को दूर ढकेल देता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी आयरन पीछे रिजनरेट होता है और एक जोरदार अटैक से उसे हरा देता है। और अब हमारा जिन्वू बोलता है, इट्स ओवर, और सोचता है, काफी बराबरी की टक्कर थी। और इधर आयरन बेवकूफों की तरह उस एल्फ के बॉडी को अपने हथौड़े से बार बार मार रहा था, जिसे देख जिन्वू इरिटेट होता है और उसे बोलता है, अब बस करो। और सोचता है कि शैडो फॉर्म में आने के बाद भी ये पहले जैसा बेवकूफ़ ही है। फिर आयरन रुक जाता है और बाकी सभी सोल्जर के साथ मिलकर हिप हिप हुर्रे चिल्लाने लगता है। और अब जिन्वू सभी टीम मेंबर्स को वापस चलने को बोलता है। और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी मेंबर्स उस रेडिंग टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सब देखते हैं कि वो रेड गेट अब ब्लू होना शुरू हो चुका है। फिर उस गेट से जिन्वू और उसकी टीम बाहर आती है और ये देख सभी मेंबर्स खुश हो जाते हैं। फिर बैक जिन्वू को अकेले में कुछ बात करने बुलाता है, जिसे सुन जिन्वू बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर बैक बोलता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एक ऑर्डर है। जिन्वू उसे बोलता है, तो क्या, मैंने कम से कम तुम्हारे 3 हंटर्स को बचाया है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर बैक उससे माफ़ी मांगता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू को देखते हैं कार ड्राइव करते हुए वो एक डैगर को देख रहा होता है, जो कि उसे उसी एल्फ को मारने से मिली थी। जिन्वू टाइम देखता है और सोचता है कि अब तो सुबह के 3:30 बज गए और उसे आज योनो के साथ एक नए रेड पे जाना है। और अब जिन्वू और योनो एक नए रेड पे निकलते हैं, जहाँ जिन्वू उसे एक लड़की को पिक करने बोलता है। ये सुनने के बाद योनो उससे पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिसके रिप्लाई में जिन्वू कहता है कि ये मेरी छोटे बहन की दोस्त है। जिन्वू और सोंगी की बातें सुन योनो शॉक हो जाता है, क्योंकि वे लोग बात कर रहे थे कि वे लोग रात में सिर्फ 4 ही घंटा सोए हैं। और अब वो लोग रेड की ओर निकल जाते हैं। और अब हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्वू अपने शैडो आर्मी को समन करता है, जिसे देख योनो बोलता है, ये क्या है सर? योनो उसकी आर्मी को पहली बार देख रहा होता है। जिन्वू उसे बताता है ये उसकी एक नई स्किल है। फिर वो बोलता है, मैं तुम्हें इसके बारे में आराम से बताऊंगा। बाय द वे ये लोग मेरे सभी कामों को आसानी से कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर एक ए रैंक के डंजन की ओर जाता है, जहाँ एक ए रैंक का हंटर बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि वहाँ उसने एक बहुत ही खौफनाक इंसान को देखा है और उसे लगता है कि उसके सभी मेंबर्स को इसी ने मारा है। और वो हंटर डरते डरते बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। वो इंसान उसे बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को मैंने नहीं मारा है और वो अभी जिंदा है, और मैं कोई राक्षस नहीं, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, और मेरा घर कोरिया में है, मुझे वहाँ जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू और योनो को पार्टी करते देखते हैं। जिन्वू योनो से पूछता है कि अब तो सारे रेड्स खत्म हो गए, तो अब आगे क्या करना है, जिसमें योनो बोलता है कि अब वो गिल्ड मास्टर का एग्ज़ाम देगा और अपने पापा से डील करेगा। जिसे सुनने के बाद जिन्वू सोचता है कि बैठे बैठे मैं भी क्या करूँगा, मैं अपने लेवल अप करने पर ध्यान देता हूँ। वे सभी लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी योनो जिन्वू को अपना बड़ा भाई बोलता है और रोने लगता है। फिर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडमास्टर बैक योनो को दिखाया जाता है, जो कि मीडिया वालों से परेशान होकर अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। तभी उसे बैंक की कॉल आती है, जो उसे 4 साल पहले जेजू आइलैंड के रेड के बारे में बताने लगता है। गवर्नमेंट फिर से जेजू आइलैंड पे एक रेड कराना चाहती है, क्योंकि जापान के किसी आइलैंड में एक मरी हुई चींटी की डेड बॉडी मिली है। तो वो वही चींटी है जो जेजू आइलैंड में पाई गई थी, और ये चींटियां अब इवॉल्व हो चुकी हैं। और अब हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ जीना उसे डांटते हुए कह रही होती है कि आजकल अब तो तुम लेट से आने लगे हो और अब एक नई ट्रिप में भी जा रहे हो। इसके बाद जिन्वू एक क्वेस्ट के लिए वापस से डंजन में जाता है, जहाँ पहले तो उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहे होते, लेकिन जैसे वो एक गेट को पार करता है उसे एक फील्ड टाइप डंजन दिखता है, जो कि भरा होता है हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स से। फिर जिन्वू उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करता है और मारकर आगे बढ़ जाता है। और अब हम योनो के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वो अपने बाप से अपने लिए बात कर रहा होता है और वहाँ एक ए रैंक का हंटर भी मौजूद होता है।
जिसे उसके बाप ने बुलाया था ताकि वो उससे कुछ सवाल कर सके रेड गेट डंजन को लेकर। उस हंटर से बात करने के बाद योनो का बाप बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें गिल्ड चलाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जिन्वू को अपने रेडिंग स्क्वाड में ज्वाइन करना होगा। और इधर गवर्नमेंट जेजू आइलैंड को लेकर कुछ बातें कर रही होती है। और अब तक जिन्वू उस डंजन में बाकी सभी मॉन्स्टर को मार चुका होता है और आगे जाने के बाद टैंग द आइस बियर लीडर को समन करता है और रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जो ए रैंक डंजन में पाया गया था, जिसे हंटर एसोसिएशन वालों ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोक लिया होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि उसका नाम संग हुआन है और वो भी एक हंटर है। और इधर जिन्वू उस डंजन में डीमन कैसल के सभी फ्लोर्स को आसानी से क्लियर करता जा रहा होता है और 27 फ्लोर तक पहुंच चुका होता है। फिर जिन्वू बोलता है कि कुछ ही मॉन्स्टर्स हैं जो हाई लेवल के हैं, बाकी सभी मॉन्स्टर्स नॉर्मल ही हैं। धीरे धीरे जिन्वू 50th फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात द रूलर ऑफ लोअर फ्लोर वेल्कन से होती है। जिन्वू अपने शैडो आर्मी में से आयरन को समन करता है और उसे बोलता है कि वेल्कन के सारे गार्ड्स को मार दो। आयरन ऐसा ही करता है। ये देख वेल्कन आयरन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से आयरन की शैडो गायब हो जाती है। यह देख जिन्वू वेल्कन पर एक जोरदार अटैक करता है और वेल्कन दूर किसी दीवार में जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू की एबिलिटी अपग्रेड हो गई होती है। अब वेल्कन ब्रिजर्क मोड में चला जाता है और जिन्वू की तरफ अपने गार्ड और मॉन्स्टर से अटैक करता है। तभी जिन्वू आयरन को फिर से समन करता है और उन गार्ड्स और मॉन्स्टर से लड़ने बोलता है। इधर जिन्वू और वेल्कन की बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है और शुरुआत में तो वेल्कन जिन्वू पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन जिन्वू जैसे ही सीरियस मोड में आता है और अपने डैगर का इस्तेमाल करता है, वो एक ही ब्लो में वेल्कन को मार गिराता है, जिससे उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो होते हैं डीमन मोनार्च ईयरिंग, ऑर्ब ऑफ एवाइस, वेल्कन्स हॉर्न और फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री। जिन्वू उस ईयरिंग को पहन लेता है, जिसके कारण उसकी मैजिकल डैमेज अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इधर आयरन उस मॉन्स्टर के बॉडी पर बार बार हथौड़ा मार रहा होता है और वेल्कन के सर को जिन्वू के पास लाकर कहता है कि इसे मैंने मारा है, जिसे जिन्वू सुनकर कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा शील्ड लिया था। फिर बोलता है आई गेस यू हेल्प्ड। इधर आयरन बाकी सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर हिप हिप हुर्रे चिल्लाने लगता है। और अब हम हंटर एसोसिएशन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां डॉन्सू संग वॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है एक बीस्ट जो इंसानों की भाषा बोल सकता है। अचानक उसकी नज़र एक पास पड़े बायोडाटा पे जाती है जो संग वॉन का होता है और गौर से देखने के बाद डॉन्सू को लगता है कि जिन्वू की शक्ल संग वॉन से मिल रही है। फिर वो उससे उसके बेटे का नाम पूछता है, जिसके रिप्लाई में संग वॉन बोलता है सन जिन्वू। जी हाँ, ये और कोई नहीं जिन्वू का ही बाप है जो एक मिस्टीरियस डंजन में खो गया था। जिसे सुनते ही डॉन्सू एक इविल स्माइल देता है। इसके बाद संग वॉन्ग पूछते हैं क्या हुआ, मुझे जवाब दो वरना मैं ज़बरदस्ती तुमसे बुलवाऊंगा। डॉन्सू बोलता है ही इज डेड। और अब हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्वू इग्रिस और आयरन को समन करता है और कहता है कि जाओ सामने का रास्ता साफ करो ताकि वो बॉस को मार सके। फिर जिन्वू उस फ्लोर के बॉस नेक्रोमेंसर को आसानी से हरा देता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिलती है डीमन मोनार्च नेकलेस। जिन्वू को 2 लूट बॉक्स भी मिलती है। उनमें से एक को ओपन करने के बाद उसे एक की मिलती है और वो उसे अपनी इन्वेंट्री में रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन हुआन और डॉन्सू की फाइट हो चुकी होती है। फाइट ज़्यादा सीरियस होने से पहले ही सन हुआन डॉन्सू को पेल चुके होते हैं। और इधर हमारा हीरो जिन्वू अपनी माँ के पास आता है और सोचता है कि वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए उसे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और अब हम देखते हैं जिन्वू हंटर एसोसिएशन ऑफिस में जाता है ताकि वो अपने करंट लेवल को जान सके। वहाँ बहुत से हंटर्स आए हुए होते हैं। कुछ हंटर्स नर्वस हैं तो कुछ हंटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अब हमारे हीरो जिन्वू की बारी आती है, जो कि उसी माना क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है। और जैसे ही वो क्रिस्टल पे हाथ रखता है, वो मशीन उसके माना को मेजर ही नहीं कर पा रही होती और एरर शो करने लगता है, जिसे देख वहाँ खड़ी एक एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी हंटर की माना लेवल इतना ज़्यादा हो कि वो मशीन भी ना मेजर कर पाए। तभी वहाँ चोंग आ जाता है और सोचता है कि क्या ये कंट्री का 10th एस रैंक हंटर बनने वाला है, क्योंकि इसकी माना लेवल एक एस रैंक हंटर के जैसी है। और इधर जिनचुल और चोईजोंग बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कौन हंटर है जिसकी माना इतनी ज़्यादा है कि मशीन भी नहीं मेजर कर पा रही होती है। ये सभी न्यूज़ सुनकर वहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी होती है। इसके बाद हम चोईजोंग को देखते हैं, जो वहाँ ये देखने आए हैं कि ऐसा कौन आदमी है जिसकी माना लेवल मशीन भी नहीं मेजर कर पा रही। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं ये तो सन जिन्वू है और उससे 2 मिनट का समय मांगते हैं, लेकिन जिन्वू उसके मुंह पे साफ मना कर देता है कि मेरे पास समय नहीं है। ये सुन वहाँ मौजूद बाकी सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो चोईजोंग को मना कर रहा है। और जिन्वू वहाँ से चला जाता है
थोड़ी देर बाद बे क्योनो भागा भागा आता है। चोई जोंग को वहाँ प्रेजेंट देख सोचता है कि शायद इसने अपने गिल्ड में उसे इनवाइट कर दिया है। चोई जोंग बिया क्योनो को देख सोचता है कि ओह अच्छा, इसे भी पता चल गया कि जिनवू यहाँ आया था। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में जिनवू अपनी माँ के पास बैठा हुआ होता है। फिर जिनवू मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बाहर जिनचुल खड़ा है। वो उससे बोलता है कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनी उनसे मिलने आए हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तभी चेयरमैन जिन्वू के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो 2 मिनट तुमसे कुछ बात करना है। जिन्वू ये देख हैरान था कि 80 साल के होने के बावजूद इनकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है। अब ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं और अब चेयरमैन उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसों और फेम के लिए किसी गिल्ड में शामिल करने नहीं आया हूँ। हम लोग कोई कॉरपोरेशन नहीं है जो कि तुम्हारे साथ बड़े बड़े वादे करें, क्योंकि मेरे लिए ये सभी चीज़ें मायने नहीं रखती। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बड़े बड़े मकसद है। लेकिन सीधा पॉइंट पे आते हैं कि मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता देना चाहता हूँ मिस्टर संग जिनवू। और अब जिनवू को एहसास होता है कि चेयरमैन उसे पैसा और फेम नहीं, पावर देने आए हैं। जिनवू को समझ नहीं आता है कि चेयरमैन आखिर किस पावर की बात कर रहे हैं। फिर चेयरमैन उसे बताते हैं कि हंटर्स ही हैं जो उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और बाकी के सिविलियंस को बचाते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि कोरिया में टॉप 5 फेमस गिल्ड्स हैं और इन सभी कामों में गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन गिल्ड का चेयरमैन बना सकूं, यानी कि मेरा सक्सेसर। ये सुनकर जिन्वू बोलता है आई एम सॉरी बाबू। और अब चेयरमैन को लगता है कि बाकी सभी हंटर्स की तरह ये साला भी पैसे के पीछे भागता है। फिर जिन्वू बोलता है मैं लड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही चेयरमैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिन्वू कहता है कि मैं जैसे जैसे डंजन के अंदर जाके लड़ाई करूंगा मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनता जाऊंगा, तो मेरी असली जगह डंजन में ही है और इसी कारण से मुझे इन पावर्स का कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन जिन्वू की आंखों में चमक देखकर सोचते हैं ही इज़ फकिंग सीरियस। और वो जिन्वू की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी जवानी के दिन याद करते हैं। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉन्सू बहुत ही बुरी तरह पीटकर हॉस्पिटल में भर्ती है और सोच रहा होता है कि हुआंग ने उसे कैसे कुत्तों की तरह पीटा है। डॉन्सू अधमरी हालत में ये सोचता है कि जैसे ही वो ठीक होगा सबसे पहले जाकर वो उसे बीच से फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। और अब हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन इक्विपमेंट सर्च कर रहा होता है और उन सभी का दाम देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि हमारे कंट्री में तो सिर्फ लो लेवल हंटर्स हैं, ये उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और मैं जो कि पहले से ही लो लेवल डंजन्स पे रेड करता हूँ, मैं अपनी पूरी सेविंग भी मिला दूँ फिर भी मैं इन्हें नहीं खरीद पाऊंगा। फिर वो अपने सिस्टम में इन्वेंट्री में चेक करता है जहाँ उसे डीमन कैसल डंजन में इक्विपमेंट्स मिले थे जो कि काफ़ी हाई लेवल इक्विपमेंट्स थे। जिन्वू उन्हें देखकर सोचता है कि मैं तो यहीं से खरीद लूंगा। और हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे जिन्वू अपर लेवल पे जा रहा होता है वहाँ की फायर इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ रही होती है। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना उस डंजन से मिले मैजिकल ऑर्ब को सेल कर दूं, पर उसके सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसे सेल भी करूं लोग मेरे से क्वेश्चन करने लगेंगे कि ये ऑर्ब कहाँ से लाए तुम तो एक ई रैंक हंटर हो। और अब वो सोचता है कि फिलहाल उसे कोई एक ए रैंक का डंजन रेड में ज्वाइन करना चाहिए ताकि उस ऑर्ब को वो आसानी से बेच सके। फिर हम देखते हैं जिन्वू एक ए रैंक के टीम में जाता है जहाँ एक ई रैंक के हंटर की जरूरत थी। जिन्वू उस रेड में पार्टिसिपेट कर लेता है। जिन्वू का उस रेड में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, उसे उसकी इन्वेंट्री में से कोई एक अच्छी इक्विपमेंट नहीं मिल रही थी जिससे कि वो फायर रेसिस्टेंस पूरी तरह हो पाए ताकि वो उस डीमन कैसल के अपर फ्लोर को एक्सप्लोर कर सके और वो ए रैंक के डंजन के अंदर जाकर मैजिकल ऑर्ब को बेचकर बाहर की दुनिया से वो इक्विपमेंट खरीद सके। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं वो जिनचुल चेयरमैन गोगुनी के सामने जिन्वू की फाइल रखते हैं। मिस्टर गोगुनी उसे देख कहते हैं ये यहाँ काफ़ी बच्चा लग रहा है और अब देखो इसे कितना जवान लगने लगा है। जिनचुल कहता है कि 4 साल से वो अपने ई रैंक के लेवल पर ही है, इसकी फाइल में सारी डिटेल्स हैं। फिर वो लोग जिन्वू के बारे में कुछ कुछ बातें करने लगते हैं और इधर हम देखते हैं जिन्वू उस रेड के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुका है और माइनिंग टीम के कैप्टन से मिलकर टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर कैप्टन जिन्वू से बोलता है घबराना नहीं है, अटैक टीम के बाहर आने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे और अपने इक्विपमेंट्स को लेना मत भूलना। और अब जिन्वू माइनिंग टीम के साथ अंदर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। जिन्वू देखता है और सोचता है ये मेरी ज़िंदगी की पहली ए रैंक डंजन है और इसका एंट्रेंस काफ़ी बड़ा है। और इधर अटैक टीम अंदर जाती है जिसमें 2 एस रैंक के एंटर होते हैं, एक तो हमारा चोई जोंग है और दूसरी एक लड़की है। चोई जोंग बोलता है जल्दी जल्दी हमें इन सभी मॉन्स्टर्स को निपटाना होगा ताकि बाकी की टीम अपने काम कर सके। तभी बहुत से मॉन्स्टर्स उनके सामने आ जाते हैं। चोई जोंग अपनी सिगरेट फेंक कर उनमें से एक बहुत बड़ा पावरफुल अटैक करता है जिसमें सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। फिर वो लोग आगे जाते हैं। इधर माइनिंग टीम का लीडर
वहाँ खड़े मैनेजर से पूछता है कि अटैक टीम कब आएगी ताकि वो अपना काम कर सके। वो बोलता है ये सारी चीज़ तुम ही लोगों के लिए तो की जा रही है ताकि सभी मॉन्स्टर्स मारे जाए और तुम अपना काम सेफ्टी के साथ कर सको। इतने में ही अटैक टीम वाले भी बाहर आ जाते हैं। तभी जिन्वू चोई जोंग को देखकर अपने चेहरा छुपा लेता है ताकि वो उसे पहचान न ले। पीछे से चाइन आ रही होती है। जिन्वू उसे देख सोचता है इसकी प्रेजेंस तो काफ़ी इंटेंस है। तभी वो जिन्वू की ओर देखने लगती है और जिन्वू खुद को छुपा लेता है ताकि वो उसकी एनर्जी को सेंस न कर पाए। चाइन की एक खासियत है, वो माना को स्मेल कर सकती है और वहाँ उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही होती है। चाइन को लगता है कि चेयरमैन गोगुनी की एनर्जी है, जैसे मानो खुद चेयरमैन यहाँ हो। तभी सभी माइनिंग टीम डंजन के अंदर चली जाती है और अचानक जिन्वू को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है जो कि बॉस रूम से आ रही होती है। इधर सभी टीम मेंबर्स जिन्वू के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये वही कमज़ोर ई रैंक हंटर है। और जिन्वू ये सभी बातों को सुनकर इग्नोर कर देता है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को इग्नोर कर देते हैं। उस टीम का एक माइनर जिन्वू को उंगली करते हुए कहता है, अबे खड़ा क्या है, काम करो। जिन्वू उसे अपनी डेथ स्टेयर देता है, जिसे देखते ही वो माइनर की फट जाती है और बोलता है, मैं चलता हूँ, तुम्हें जो करना है कर भाई। फिर वो माइनिंग टीम का मेंबर आगे जाकर सोचता है कि सच में ये ई रैंक का हंटर ही है ना। इधर बाकी के सभी टीम मेंबर्स अपना काम कर रहे होते हैं और जिन्वू सभी चीज़ों को देखकर सोच रहा होता है कि तभी उसके पास कैप्टन आते हैं और उससे कुछ बात करने लगते हैं और जिन्वू को बॉस की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही होती है। फिर जिन्वू अपने काम में लग जाता है और सभी लंच के लिए चले जाते हैं। ये मौका पाते हैं जिन्वू दौड़कर बॉस की रूम की ओर जाता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को देख सके। बॉस रूम में पहुंचते ही जिन्वू की सभी प्लान्स अचानक चेंज हो जाती है। वो अब सिर्फ बॉस को देख कर वापस नहीं, सीधा टपका कर वापस आएगा। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो हंटर गिल्ड वालों को लॉस लग जाएगा। तभी वहाँ चाहीन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइनिंग टीम वालों का यहाँ कोई काम नहीं। ये बॉस का चैम्बर है, यहाँ हल्की सी चूक भी तुम्हारी जान ले सकती है, यहाँ से जल्दी चले जाओ। यहाँ पर चाइन भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने जिन्वू के हाथ में डैगर देख लिया था और अब वो डैगर उसके हाथ में नहीं था। फिर जिन्वू चाइन के पास से गुजरता है। करते वक्त चाइन को जिन्वू में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। वापस आने के बाद माइनिंग टीम के कैप्टन जिन्वू का मजा लेते हुए कहते हैं कि तुमने तो पहली बार में ही बड़े हाथ मार लिए। सीधा चाइन से मुलाकात। इधर एक आदमी चाइन की स्पेशलिटी बताते हुए कहता है, चाइन हंटर्स के स्मेल को फील कर सकती है और उनके लेवल्स को भी। तभी जिन्वू को याद आता है कि बरूका दी आई सेल्फ ने भी उससे सेम बात कही थी कि तुम इंसान नहीं हो। फिर जिन्वू को समझ नहीं आता कि आखिर वो इंसान है भी या नहीं। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ जो कि खुद को लेवल अप कर सकता है। फिर रेड खत्म हो जाती है। जिन्वू को माइनिंग टीम के कैप्टन पैसा देते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया, और तुम्हारी मदद से आज हमारा काम 2 घंटा पहले ही खत्म हो गया। तुम एक गिफ्टेड माइनर हो। फिर कैप्टन बोलते हैं, वैसे ही मैं ये ऑफर सभी को तो नहीं देता, तो क्या तुम मेरी माइनिंग टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? जिन्वू कैप्टन को बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं पहले से ही एक जॉब करता हूँ और मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर वो जिन्वू को बोलते हैं, तो कल का क्या प्लान है, आना चाहोगे? जिसमें जिन्वू पूछता है, कल भी रेड है? कैप्टन बोलते हैं, हाँ कल भी एक रेड होने वाली है और वहाँ पे बी रैंक की टीम आएगी। जिसे सुन जिन्वू हाँ कर देता है। इधर योनो अपनी कज़न से मिलने एक रेस्टोरेंट आया हुआ है। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ जिन्वू और योनो एक बार मिलने आए थे। और इधर योनो अपना दुखड़ा सुना रहा होता है जो उस दिन जिन्वू और योनो के बीच हुई थी। लेकिन उसकी कज़न उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और टॉपिक चेंज कर देती है। फिर तभी योनो के फ़ोन में जिन्वू का कॉल आता है। जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हारी बाप के साथ बात क्लियर हुई या नहीं। तो योनो बोलता है कि हाँ, उसी बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। जिन्वू उसकी बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं चाइन किसी से फ़ोन पर जिन्वू के बारे में पता लगाने को बोल रही थी क्योंकि उसे लगता है कि जिन्वू किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई है। तभी फ़ोन वाला आदमी कहता है कि ये सेम रिक्वेस्ट मिस्टर सोईजोंग ने भी की है। चाइन उससे पूछती है कि तुम्हें पता है क्यों उन्होंने जिन्वू की डिटेल्स मांगी है। तो वो पर्सन उसे सॉरी बोलकर फ़ोन रख देता है। और इधर चाइन जिन्वू के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि उसे जिन्वू की स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं जिन्वू माइनिंग टीम को फिर से ज्वाइन करने आया हुआ है। लंच टाइम होते ही वहाँ सभी खाना पीना खाने चले जाता है। तभी अटैकिंग टीम का एक मेंबर आकर उन लोगों से पूछता है कि तुम में से कोई है जो हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहेगा, जो कि हमारे बैग को ढो सके। पर वहाँ कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि उन लोगों के साथ जाने का मतलब है जान को जोखिम में डालना। तभी जिन्वू पीछे से बोलता है, मैं चलूँगा। फिर सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि तुम पागल हो क्या जिन्वू, तुम बस एक ई रैंक के मामूली हंटर हो। तभी जिन्वू बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ खड़ा एक हंटर एक माइनर से पूछता है कि इस बंदे की रैंक क्या है।
वो बोलता है ये ई रैंक का हंटर है, आपको अपने साथ किसी और को ले जाना चाहिए। हंटर उस माइनर को बोलते हैं कि ये बंदा कर लेगा, और जिन्हू से हाथ मिलाते हुए दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं, उसी टीम का लीडर है जिसका नाम सॉन कियोन होता है। फिर जिन्हू उस स्ट्राइकिंग टीम के साथ डंजन में चला जाता है। डंजन में उसे एक लड़की मिलती है जो सभी को बता रही होती है कि ये डंजन कितना खतरनाक है, और उन सभी को सेफ रहने के लिए उन हंटर्स के पीछे रहने बोलती है, और जिन्हू को नर्वस ना होने के लिए बोलते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि पूरी टीम अटैक मोड में आ जाती है कि उन सभी लोगों पर जैकल्स के एक ग्रुप ने अटैक कर दिया होता है, और यहाँ इनकी टीम उन लोगों को आसानी से मार देती है। सभी जैकल्स को मारने के बाद वे लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैकल्स तो सी रैंक डंजन के मॉन्स्टर है और वो लोग ए रैंक के डंजन में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तभी जिन्हू उन जैकल्स की बॉडी को देखकर कहता है कि ये कोई मामूली जैकल्स नहीं, ये पालतू हैं, किसी ने इन लोगों को गार्ड डॉग के लिए पाला है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सब चीज़ सोच ही रहे होते हैं कि तभी हाई ऑक्स की टीम उन लोगों के सामने आ जाती है, और उनमें से एक हंटर पर अपने स्पेयर से अटैक कर देती है, पर वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। बाकी के सभी ऑक्स उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इन लोगों में फिर एक इंटेंस फाइट होती है जहाँ वो ऑक्स धीरे धीरे इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान कुछ हंटर्स बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिन्हों अपने कैमोफ्लेज स्किल का यूज़ करके सभी ऑक्स पर कट लगाया जा रहा है, जिससे वो धीरे धीरे और भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, और हंटर्स के लिए ये लड़ाई आसान लगने लगती है। फिर सभी हंटर्स उन सभी ऑक्स को मार देते हैं। तभी जिन्वू को वहाँ की टीम की एक मेज नोटिस कर लेती है कि उसी ने अपने पावर से सभी ऑक्स को मारा है, और इधर बाकी हंटर्स भी ये चीज़ को लेकर सरप्राइज्ड होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। तभी वो मेज आकर सभी को इस टॉपिक से हटा देती है और बोलती है शायद किसी बाहर वाले ने ऐसा किया हो, और वो मेज सोचती है कि शायद किसी रीज़न से जिन्हू ने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपा कर रखी है। फिलहाल उसे इस चीज़ पर चुप ही रहना चाहिए। बाकी के सभी रेडिंग मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वे सभी वापस जाकर और भी बड़ी टीम लाना चाहते थे, जिसमें कि उसका टीम लीडर उनकी बात को मान लेता है और डंजन से बाहर निकलने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वापस बाहर जाने वाली गेट को किसी ने ब्लॉक कर दिया है। सभी मेज अपनी पूरी ताकत से उस मैजिकल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उस मैजिकल बैरियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण सभी मेजेस घायल हो जाते हैं और खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। तभी टीम लीडर को अचानक ही बहुत ज़्यादा पैरों के चलने की आवाज़ आती है, जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है, और अब हम देखते हैं वहाँ आ चुके थे 100 से भी ज़्यादा हाई ऑक्स, जिसे देखकर पूरी टीम की फट जाती है। वे सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आज तो उनकी मौत पक्की है। तभी उनमें से एक ऑर्क्स इंसानों की भाषा बोलने लगता है, और वो बोलता है मेरा नाम करकलार है और मैंने ही इस गेट पर मैजिकल बैरियर लगाई है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं जो इस मैजिकल बैरियर को तोड़ पाए। किसी में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। या तो तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ या तो उनको फॉलो करो। फिर पूरी रेड टीम डिसाइड करती है कि वो लोग हाई ऑक्स को फॉलो करेंगे, और टीम लीडर जिन्हों से बोलता है कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम पीछे से निकल जाना और बैकअप टीम को बुला लाना। तभी जिन्हू जाने से मना कर देता है और उन लोगों के साथ बॉस के पास चला जाता है। अब हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाइन जिन्हू के बारे में पूछते पूछते आ गई है। वो माइनर टीम के कैप्टन से पूछती है कि कहाँ है जिन्हू। फिर कैप्टन उसे बताते हैं कि वो रेडिंग टीम के साथ उनका बैग ढोने गया हुआ है। तभी चाइन भी उस डंजन में जाने लगती है ताकि वो जिन्हू के बारे में और भी ज़्यादा जान पाए, और माइनिंग टीम का एक डिगिंग इक्विपमेंट अपने साथ ले जाती है। और अब हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी की पूरी टीम और किंग के सभा में पहुँच जाती है। उस सभा में ऑर्क की पूरी टीम होती है। ये देख वे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो ऑर्क किंग अपने मैजिकल पावर से उन सभी लोगों को उनके घुटनों पर ला देता है। उसी टाइम वो नोटिस करता है कि एक बंदे पर उसकी मैजिक की कोई भी असर नहीं हो रही होती है। तभी टीम लीडर उस ऑर्क किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका ये अटैक बेकार चला जाता है और वो ऑर्क किंग अपने मैजिकल पावर से उसे हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है और बार बार जमीन में पटकने लगता है। इसी बीच जिन्हों उसे बचा लेता है और साइड में ले जाकर लेटा देता है और उसे पूछता है कि क्या मैं इन सभी को मार सकता हूँ। तभी एक ऑर्क जिन्हू पर अटैक कर देता है। जिन्हू भी किंग ऑर्क की तरह उसे उठाकर दीवार में इधर उधर पटकने लगता है, और अब टीम लीडर जिन्हू से भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ उन सबको वो बचा लें। और अब जिन्हू आगे आता है और अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिनचुल जिन्हू के बारे में पूछने आए हुए हैं। वो माइनिंग टीम के लीडर से पूछते हैं कि जिन्हू कहाँ है, तो उसमें वो बताता है जिन्हू स्ट्राइकिंग टीम का बैग ढोने उनके साथ अंदर गया हुआ है, और मिस चाइन भी डंजन के अंदर गई हुई है, और वहाँ से जिनचुल जाने लगता है। अचानक उसे उस डंजन से बहुत ही ज़्यादा माना की एनर्जी फील होती है,
और जब वो चेक करता है उसे पता चलता है ये अब तक का सबसे ज़्यादा हाई लेवल का ए रैंक डंजन है। तभी वो सोचता है कि डंजन के अंदर 2 एस रैंक के हंटर गए हैं। सभी चीज़ें ठीक ही होना चाहिए, लेकिन उसे एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ चाइन उन मरे हुए हाई ऑक्स की बॉडी को देखकर सोच रही होती है कि ये किन्हो की टीम ने कैसे मार दिया, ये सभी तो हाई लेवल ऑक्स हैं। अब हमें बॉस चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्हो अपने शैडो आर्मी को समन करता है और अपना स्किल मोनार्क्स डीमन को एक्टिवेट करता है। और इधर सभी ऑक्स जिन्वो और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वो के सोल्जर्स कुछ कम नहीं, वो सभी ऑक्स को आसानी से मार दे रहे होते हैं। तभी ऑर्क किंग अपने मैजिकल पावर से शैडो आर्मी पर मैजिकल फ्लेम से अटैक कर देता है, जिसके कारण जिन्वो की शैडो गायब हो जाती है। फिर जिन्वो उसे बताता है, तुम कुछ भी कर लो, मेरी आर्मी इन्फिनाइट टाइम रीजनरेट कर सकती है जब तक मेरे पास माना है। तभी जिन्वो नोटिस करता है कि कुछ सोल्जर्स को छोड़कर बाकी सभी सोल्जर्स उन ऑर्क के सामने कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। फिर जिन्वो एक पोशन पीता है, जिससे कि वो वहाँ मरे सभी हाई ऑक्स की बॉडी को अपने अनडेड सोल्जर में बदल देता है। ये दृश्य देख वहाँ खड़े सभी ऑक्स शॉक हो जाते हैं, और किंग भी सोचता है कि इसने मेरे सभी सोल्जर्स को अपने डेड आर्मी में कैसे कन्वर्ट कर ली। जिन्वो उसे बोलता है, ये तो कम है, यहाँ बाकी के जितने भी जिंदा सोल्जर्स हैं मैं उन सबको अपनी आर्मी में शामिल कर लूँगा, और आखिर में तुम्हें भी। ये सुन ऑर्क किंग बोलता है, नामुमकिन, क्या ये एक फिर वो उसी जगह फंस जाता है, जैसे उसे कोई बोलने से रोक रहा हो। तभी वो किंग अपने जनरल को जिन्वो पर अटैक करने बोलता है, और जिन्वो भी अपने जनरल को उसे संभालने भेज देता है। और इधर इग्रिस और आयरन सभी जनरल्स को कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं। अब और किंग जिन्वो पर अपने मैजिक स्पेल से अटैक करता है, जिसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता, और जिन्वो अपने एक मेज को समन करता है और उसे ऑर्ब ऑफ एवाइस दे देता है ताकि उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और वो मेज उस किंग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो अपने सिंहासन से गिर जाता है। वो किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बहुत बड़े जाइंट ऑर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, मैं तुम सभी को कीड़ों की तरह मसल दूंगा, और उन पर अटैक कर देता है। इधर चाइन भी ये देख रही होती है, तभी वहाँ जिनचुल भी आ जाता है। वो सब फाइट को देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस चाइन जिनचुल को बताती है कि वो बीस्ट उस हंटर ने समन किया है। तभी जिनचुल देखता है कि वो कोई और नहीं, जिन्हू के बारे में बात कर रही होती है। वे सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये कितना पावरफुल है, इसके पास तो सभी पावर्स हैं। इधर हम देखते हैं जिन्हू कुछ ही पंचेस में उस किंग को हरा देता है और उसके सारे जनरल को अपनी आर्मी में ऐड कर लेता है, और उन सभी जनरल से ही उस डंजन किंग को मरवा देता है। फिर उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनको कलेक्ट करने के बाद जिन्वो उस और किंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसे देख वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो उस और किंग का नाम टस्क रखता है। तभी जिन्वो देखता है जिनचुल और चाइन भी वहाँ होते हैं, और वो बोलता है कि आप लोग यहाँ, मैंने तो आपको नोटिस ही नहीं किया। फिर जिनचुल बोलता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने की जिम्मेदारी हंटर एसोसिएशन की है। और अब हम देखते हैं प्रेजेंट हंटर रेड का लीडर सॉन कियोन बोलता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बस मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी टीम की जान बचाई। जाते वक्त जिन्वो उस हिलर लड़की को उसकी डायरी वापस करते हुए बोलता है कि लो, ये तुम खुद ही वापस दे देना। इतना सुनते ही वो लड़की शर्मा जाती है। फिर वो हंटर एसोसिएशन वाले जिन्वो को लेकर वापस जाने लगते हैं। चाइन पीछे से उन्हें कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। तभी वो चश्मे वाली लड़की चाइन के पास आती है और उसे कहती है कि तुम ये कुदार लेकर यहाँ क्या कर रही हो। चाइन शर्माते हुए पूछती है कि क्या मैं अजीब लग रही हूँ। नेक्स्ट सीन हम एक कैफे का देखते हैं, जहाँ योनो जिन्वो का इंतजार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आज उसे जिन्वो से बात करनी ही होगी, क्योंकि उसी के हाथ में ये फैसला है कि वो गिल्ड मास्टर बन पाएगा या नहीं। तब तक जिन्वो वहाँ आ जाता है। जिन्वो के गंदे कपड़े देख वो पूछता है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। जिन्वो उसे बोलता है कि मैं अभी डंजन से आ रहा हूँ। ये सुन जिनो सोचता है कि ये अभी भी डंजन में जा रहा है। अब वो दोनों बात करने बैठ जाते हैं, जहाँ जिनो अपने बाप के साथ सारी बातें उसे बताता है। जिनो उसे बताता है कि रेडगेट इंसिडेंट का एक बंदा उनके यहाँ गया हुआ था, जो उनके बाप के साथ मिलकर वहाँ पे घटी सारी घटनाओं के बारे में उसे बता देता है। जिन्वो उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हें गिल्ड मास्टर बनने के लिए मेरी जरूरत है। जिन्वो से कहता है कि मेरे गिल्ड मास्टर बनने का सपना अब तुम्हारे हाथों में है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, ये तुम्हारी खुद की डिसीजन होगी कि तुम्हें मेरे गिल्ड में शामिल होना है या नहीं। कुछ सोचने के बाद जिन्वो अपना डिसीजन उसे बता देता है, लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता। उसका डिसीजन सुनने के बाद जिनो शॉक हो जाता है, और अब हमें हंटर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कियोन डंजन में हुई सारी घटना चोई जोंग को बता रहा होता है।
जिसे सुनने के बाद चोई जोंग सरप्राइज होकर बोलता है कि जिन्हू हमारे रेट्स में था। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि कल वो जो माइनिंग टीम के साथ था और जिसने तुम्हारे बैग ढोए थे वो कोई और नहीं जिन्हू था? कियोन, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? फिर कियोन चोई जोंग को सारी बातें बताता है और बोलता है, सर वहाँ जो भी इंसिडेंट हुआ था मैं आपको वही बता रहा हूँ। जिन्हू हमारे रेट्स में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर रहा था। जब बात हमारी मौत की आ गई तो उसने खुद की पावर्स हमारे सामने रिवील की। फिर चोई जोंग सोचता है कि वो मल्टीपल बीस्ट को समन कर सकता है, वो अपनी 100 आर्मी बना सकता है और वो एक एसेसिन टाइप हंटर है। ये सब कुछ ही पावर्स हैं जो उसने हमारे सामने रिवील की। शायद उसके पास काफी और भी एबिलिटीज होंगी जो अभी तक छुपी हुई हैं। फिर चोई जोंग कियोन से पूछता है कि अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरे से कितना ज्यादा पावरफुल होगा? कियोन उसे बोलता है कि रेड के दौरान हर हंटर की एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिस वजह से वो एक दूसरे का सपोर्ट कर पाए। इसलिए हम सभी मेंबर्स का रोल डिवाइड करते हैं ताकि डंजन को आसानी से जीत पाएं। पर वो हंटर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। फिर वो हंटर पूछता है, तो क्या आप ए रैंक डंजन जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का हो उसे आप अकेले क्लियर कर पाओगे? तो चोई जोंग सोचता है इसका कोई भी मतलब नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। वो मेरे लिए भी कठिन हो जाएगा जब मेरे सामने काफी सारे बीस्ट एक साथ अटैक कर दें, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बाकी के सभी हंटर्स के लेवल के परे है। फिर चोई जोंग उसका रिप्लाई देते हैं कि हाँ, ये जो मेरा टाइटल है द अल्टीमेट हंटर, लगता है अब ये कुछ और नहीं बस एक मजाक बनकर रह गया है। फिर कियोन मिस्टर चोई जोंग से कहता है, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं कि आप गिल्ड को कैसे मैनेज कर रहे हो, मुझे तो बस मिस्टर जिन्हू को हमारे क्लैन में रिक्रूट होता देखना है। फिर मिस्टर चोई जोंग बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे रिपोर्टर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। असल में वहाँ कार के अंदर मिनसुल बैठा हुआ था जिसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उन रिपोर्टर्स को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी कार आकर रुकती है जिसमें से चोई जोंग और बेया कियोनो निकलते हैं, जिनको देख सभी कैमरामैन उन लोगों की फोटो खींचने लगते हैं। फिर मिस्टर बेयक बोलते हैं कि ये सब आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ इतने रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? तभी उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या आप मिस्टर मिनसुल को रिक्रूट करने आए हैं? मिस्टर बेयक उन लोगों के पास आते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं तुम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हो, पता नहीं जो भी उसका नाम है ले मिनसुल, हम उसके लिए नहीं किसी और काम से आए हैं, और पता नहीं तुम लोग बिल्डिंग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो। फिर मिस्टर चोई जोंग उन लोग से कहते हैं, मिस्टर ली ने पहले ही फैंग गिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और वैसे भी हम उसके लिए यहाँ नहीं आए हैं। फिर वो रिपोर्टर सब सोचते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, और इधर मिस्टर चोई जोंग और बेयक योनो एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। मिस्टर बेयक बोलते हैं कि हम लोगों को जिन्हू को रिक्रूट करने से पहले खुद के गिल्ड को बढ़ाना चाहिए और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसके बाद ही हम जिन्हू को अप्रोच कर सकते हैं। पर मिस्टर चोई जोंग बोलते हैं कि नहीं, हमें अभी ही जिन्हू को रिक्रूट करना चाहिए, और वो लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी यहाँ फेंड गिल्ड के मास्टर आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोग मिनसुल के बारे में बात कर रहे हो ना? और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है, और यहाँ मिनसुल कार के अंदर सोच रहा होता है, वाह, मेरे लिए कंट्री के बेस्ट गिल्ड्स फाइट कर रहे हैं। पर बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसका पोपट बन चुका है, उसे तो कोई जानता भी नहीं है। वहाँ तो फाइट जिन्हू के लिए हो रही होती है। अब मिनसुल अपने कार से खुद को बूझते हुए निकलता है और रिपोर्टर उसका फोटो लेने लगते हैं, और उन रिपोर्टर्स के पीछे खड़ा होता है हमारा जिन्हू। वो सोचता है कहीं इन लोगों को मेरे रियल पावर्स के बारे में तो पता नहीं चल गया जो उस दिन मैंने डंजन में रिवील की थी। फिर वो सोचता है कि नहीं यार, इन लोगों को देखकर ऐसा तो लग ही नहीं रहा। जिन्हू हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने की कोशिश करता है पर सारे रिपोर्टर्स उसके जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जिन्हू किसी तरह साइड लेकर हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक गार्ड जिन्हू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें कोई काम है क्या, यहाँ तुम्हें रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं? जिन्हू उसे बोलता है कि आज उसकी अपॉइंटमेंट है। तो वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो। साइड में खड़ा मिनसुल सोचता है कि कौन कौन आ जाता है यार, जल्दी से सिक्योरिटी इसे यहाँ से निकालो। और सिक्योरिटी वाला भी उसे बोलता है कि तुम निकलो यहाँ से, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अभी अलाउड नहीं हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कहते हैं, तुम्हें किसने बोला कि ये यहाँ अलाउड नहीं है? सभी लोग ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। असल में यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनी आए हुए होते हैं ताकि आज जिन्हू का वो टेस्ट करा सकें, और वो सभी को बताते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, और जिन्हू को लेकर अंदर चले जाते हैं। बाहर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जिसे खुद चेयरमैन रिसीव करने आए हुए हैं। मिनसुल भी बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इस बंदे ने मेरी पूरी शो की ऐसी की तैसी कर दी। फिर मिनसुल सिक्योरिटी वाले से जिन्हू के बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर वो अपने सारे रिपोर्टर्स को बोलता है कि कोई बात नहीं,
मैं अंदर जाकर रीएवोल्यूशन देकर आता हूँ। तभी वहाँ पर जिनचुल आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी जो हंटर गया हुआ है उसकी रीवॉल्यूशन का काम चल रहा है। और तुम क्या, अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उसका रिवॉल्यूशन 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। तब तक बिल्डिंग के अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। और वहाँ वो मिनसुल बहुत बकबक करने लगता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। फिर भी जिनचुल उसे बोलता है जो भी हो 11 बजे के बाद बताना। ये सुन मिनसुल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर किमचुल से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यूजिन कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा हूँ, और न जाने हम तुम्हें कितने पैसे देते रहते हैं इस एसोसिएशन को चलाने के लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर्स मौजूद है, तुम उसके सामने मुझे इतना जलील कर रहे हो। इसके आगे का परिणाम जो भी होगा तुम मुझे कहने मत आना। ये सुनने के बाद मिस्टर किमचुल कहते हैं, ठीक है, जो होगा मैं देख लूंगा। जिसे सुनने के बाद मिनसुल भी शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये बंदा है कौन जिसके चक्कर में मेरी कोई इज्जत नहीं की जा रही है और ना ही इन रिपोर्टर्स की। मिस्टर किमचुल अपना चश्मा उतारते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे। जिसे सुन मिनसुल भी सोचता है कि आखिर ये है कौन। फिर हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर बेक और मिस्टर चोईजोंग जिन्वू का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर गो गुनी और जिन्वू दोनों साथ में एंटर करते हैं और उन दोनों को साथ देख मिस्टर गो कहते हैं कि ये तुम्हारा घंटों से इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें पता है 2 सालों के बीच हमें एक भी एस रैंक का हंटर नहीं मिला। और दूसरी तरफ हंटर गिल्ड खुद तुम्हारी ताकत का गवाह है, जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी पावर्स को विटनेस किया है। ये दोनों जरूर तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल करने आए होंगे। तभी वहाँ रीवॉल्यूशन वाला एक ऑफिसर आ जाता है जो जिन्वू का स्वागत करता है और बोलता है, शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे कुछ स्किल्स देखना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें कैटेगराइज कर सकूँ। जिन्वू बोलता है ठीक है, और अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है, जिसे देखने के बाद वो ऑफिसर शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर आप कितने बीस्ट को समन कर सकते हैं। जिसमें जिन्वू और भी बीस्ट को समन करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर गो गुनी कहते हैं कि मुझे पता है तुम अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन ही नहीं कर रहे हो। जिन्वू सोचता है, मैंने तो पहले ही उस डंजन में अपनी सभी शैडो सोल्जर्स को समन कर चुका हूँ और ये सब बातें छुपाने से अब कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद जिन्वू अपनी सभी शैडो सोल्जर्स को समन करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद गो गुनी की भी फट जाती है और पीछे खड़े मिस्टर बेक और मिस्टर चोईजोंग इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनके चेहरे से पसीना आने लग जाता है। और इधर हमारा जिन्वू अभी भी सभी शैडो सोल्जर्स को समन ही कर रहा होता है। और अब जिन्वू उस ऑफिसर को बताता है, मैं लगभग 100 से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है, नामुमकिन। जिसके बाद हमारे जिन्वू को उसका हंटर्स लाइसेंस मिल जाता है और पीछे खड़ा मिस्टर बैक ये सोच रहा होता है कि इसकी मैजिकल एबिलिटीज तो काफी ज्यादा हाई है, तो ये है असली सन जिन्वू। लेकिन मैंने इसे पिछली बार जब देखा था तब तो ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, तभी तो ये मेरे बराबर भी नहीं था, और आज आज तो ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। मिस्टर बैक जिन्वू से कहते हैं, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर जिन्वू उन्हें भाव ही नहीं देता, जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें नहीं देती। भाव, तुम्हें क्या लगा नॉटी हो रहे हो। और फिर जिन्वू कहता है, मुझे कुछ दूसरे काम है। और इधर ये दोनों सोचते हैं, गजब बेइज्जती है, हमें तो ये भाव ही नहीं दे रहा है। फिर मिस्टर बैक कहते हैं, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जिन्वू सोच रहा होता है, ये लोग मेरे लिए ऑफर लाए तो मुझे इनके साथ अच्छे से पेश होना चाहिए। फिर सोचता है, ना, बाहर में जाओ, और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, जहाँ मौजूद सभी के सभी रिपोर्टर्स जिन्वू का फोटो लेने लगते हैं। जिन्वू ये देख हैरान हो जाता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें जिन्वू के बहन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिना और उसकी सभी दोस्त लाइव टेलीकास्ट को देख रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त कहती है, ये तो तुम्हारा भाई है ना जिना। जिना भी उसे देख सोचती है, ये टीवी पर क्या कर रहा है। इसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिनसुल भाषण दे रहा होता है और कहता है, अगर मुझे लो रैंक भी मिली तो भी मैं आप सबको प्रोटेक्ट करूंगा उन सारे मॉन्स्टर्स से। जिसे सुनने के बाद वहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं और सारे रिपोर्टर्स उसका फोटो खींचने लगते हैं। मिनसुल अपने मन में सोचता है, इन लोगों को तो मालूम ही नहीं मेरा रीअवेकनिंग हो चुका है और मुझे ए रैंक मिली है। मिनसुल अपना भाषण जारी रखता है और बताता है, मुझे फिन गिल्ड वालों का ऑफर आया था और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी वहाँ मौजूद सभी रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर को कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करने के बाद अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ एक एस रैंक के अंडर का रिवॉल्यूशन हो रहा है और उसका फेस भी रिवील हो चुका है। जिसके बाद वो अपने फोन को चेक करता है, जहाँ होती है हमारे जिन्वू की फोटो, और ये बात वहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच आग की तरह फैलने लगती है। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े हंटर्स आए थे, और खास बात तो यह है कि उस हंटर को लेने पर्सनली हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन आए हुए थे। वो यहाँ मिनसुल के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। तभी गेट खुलता है और वहाँ होता है हमारा जिन्वू,
जिसे देखने के बाद सभी रिपोर्टर्स उसका फोटो खींचने लगते हैं। बाकी के सभी लोग जो जिन्वू को जानते थे, जैसे कि माइनिंग टीम और उसके कैप्टन और उसके बाकी के सभी दोस्त, ये न्यूज देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारे चैनल पर न्यूज चल रही होती है कि कोरिया को एक नया एस रैंक का हंटर मिल चुका है। इधर योनो का बाप भी ये न्यूज देख रहा होता है और कहता है, आखिरकार कोरिया को 10th एस रैंक हंटर मिल चुका है। ये तो जिन्वू है और एक मेज टाइप का हंटर है। सामने बैठा होता है योनो, वो अपने बाप को सॉरी बोलता है और कहता है, मैं जिन्वू को अपने साथ शामिल नहीं कर पाया। जिन्वू का कहना है कि वो खुद का एक गिल्ड शुरू करेगा और उसने मुझे वाइस गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया है। फिर उसका बाप बोलता है, तुम्हें पता है क्यों मैं यूजिन क्लैन को खोलना चाहता था? जिस पर योनो कहता है, हाँ, पैसों के लिए। जिस पर उसका बाप बोलता है, नहीं, इस टाइम मेरे पास इतने पैसे हैं कि न जाने मैं कितनी जिंदगी काट लूंगा और पैसे खत्म भी नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ? ये सुन योनो शॉक हो जाता है और अपने बाप से पूछता है, फिर क्यों? जिस पर उसका बाप बोलता है कि मैं हम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि न जाने कितने हंटर्स दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं और कुछ हंटर्स तो ऐसे हैं जो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि उनके सामने कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस भी बेकार हैं। ऐसे हंटर को नेशनल लेवल हंटर कहा जाता है और ये हंटर एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। और इन सभी हंटर्स को हम कहते हैं मोस्ट पावरफुल हंटर्स इन दी वर्ल्ड। और कुछ देश में तो ये हंटर्स राजा की तरह रहते हैं। और तुम्हें तो पता ही है हमारी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा निकम्मी है। जब बात आम लोगों की सेफ्टी पर आए तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें नजरअंदाज करने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाएगी। इसलिए मैं चाहता था मैं एक ऐसा गिल्ड बनाऊं जिसमें हम अपने भरोसेमंद हंटर्स को रख सकें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पैसे कमाना चाहता था, बल्कि अगर किसी दिन मुसीबत आ जाए तो ये हंटर्स हमें बचा सकें, क्योंकि वैसे भी हम अपने गवर्नमेंट के ऊपर तो निर्भर नहीं रह सकते। हंटर्स ही एक लौता ऐसा उपाय है जो हमें सेफ रख सकता है। यहाँ योनो के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने बाप से कहता है, मुझे माफ करो, मैं इस गिल्ड का हेड नहीं बन सकता, मुझे तो जिन्वू के गिल्ड को ज्वाइन करना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी रिपोर्टर्स जिन्वू की फोटो खींच रहे होते हैं। जिन्वू सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये सभी मिनसुल को छोड़कर मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हैं? तभी एक रिपोर्टर जिन्वो से पूछता है, क्या आपका रीअवेकनिंग हुआ है? और इससे पहले आप एक ई रैंक के हंटर थे, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिर वह मिस्टर बैक आ जाते हैं और जिन्वो से कहते हैं, सभी लोग तुम्हें लाइव देख रहे हैं, कम से कम एक स्माइल तो दे दो। और मुझे नहीं लगता कि तुम इन लोगों से डील कर पाओगे, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जैसे ही मिस्टर बैक जिन्वो के कंधे पर हाथ रखने वाले होते हैं, तभी जिन्वो वहां से गायब हो जाता है। ये देख मिस्टर बैक, मिस्टर चोईजोंग और बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर चोईजोंग कहते हैं, हालांकि ये एक मेज टाइप हंटर है, लेकिन इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी कुछ कम नहीं। मिस्टर बैग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मेरी बीस्ट आइज भी इसके मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाई। अंदर रीअवेकनिंग हॉल में भी इसका माना पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे मालूम है ये पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसकी रीअवेकनिंग भी कुछ समय पहले ही हुई होगी, फिर ये इतने कम समय में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हंटर खुद को लेवल अप कर सकता है? और यहाँ हमें पता चलता है मिस्टर बैग को ये शक हो चुका है कि जिन्वू लेवल अप कर सकता है। और यहीं पर हमारा सीजन 2 खत्म होता है। सीजन 3 की स्पॉइलर देखने के लिए आप हमारे चैनल पर पड़ी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जिन्वू वर्सेस वीरू की फाइट देखने के लिए आप हमारे आई बटन पर लगी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।